Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about the rate equation for two level लेज़र सिस्टम। इससे पहले हमने पॉपुलेशन इन्वर्जन निकाला था टू लेवल लेज़र सिस्टम के लिए, थ्री लेवल लेज़र सिस्टम के लिए। तो अब हम उन्हीं लेवल की रेट इक्वेशन निकालते हैं। बेसिकली रेट इक्वेशन होता क्या है, जब भी हम बात करते हैं लेज़र एक्शन की तो उसमें हम एनर्जी स्टेट का जिक्र करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर ये टू लेवल लेज़र सिस्टम है तो यहाँ पर टू एनर्जी स्टेट्स होंगी। पहली एनर्जी स्टेट E1 है, दूसरी एनर्जी स्टेट E2 है। E1 के अंदर नंबर ऑफ़ एटम N1 है, E2 के अंदर नंबर ऑफ़ एटम N2 है। अब देखें कि जब भी हम कोई पंपिंग सोर्सेज के ऊपर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ एटम्स एक्साइट होकर E2 स्टेट के ऊपर चले जाएंगे, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ एटम कम हो जाएंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ़ एटम्स की तादाद बढ़ जाएगी। अब जब डी एक्साइटेशन होगी यानी कि E2 स्टेट से नंबर ऑफ़ एटम E1 स्टेट के ऊपर अपना लाइफ टाइम कंप्लीट करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ एटम फिर डिक्रीज़ हो जाएंगे और यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएंगे। अब यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहे हैं, यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहे हैं। पहले यहाँ पर इंक्रीज़ हुए थे, यहाँ पर डिक्रीज़ हुए थे। अब इन दोनों स्टेट में किस तरह चेंज आ रहा है, ये सारा कुछ रेट इक्वेशन डिफ़ाइन करती है। मे बी वो कोई भी पंपिंग सोर्स यूज़ हो रहा हो या मे बी कोई भी वो लेसिंग मीडियम हो। इसके अलावा जो हमारे पास रेट इक्वेशन है वो स्टेडी स्टेट कंडीशन को भी डिफ़ाइन करती है कि किसी भी रेट इक्वेशन के लिए स्टेडी स्टेट कंडीशंस क्या हैं। इसके अलावा ये थ्रेड शॉर्ट पंपिंग रेट को भी डिफ़ाइन करती है। इसके अलावा रेट इक्वेशन निकालने के लिए जिन पॉइंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमारे मेन पॉइंट होंगे, सबसे पहले तो हमने देखना है कि टोटल नंबर ऑफ़ एटम जो कि इस पूरे के पूरे सिस्टम में हिस्सा ले रहे हैं वो कितने हैं। इनको हम प्रेजेंट करेंगे N0 से, इनको हम N0 से प्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा थ्रेड शॉर्ट कंडीशन जो होगी इनको हम NTH का नाम दे देंगे। इसी तरह अब्जॉर्प्शन रेट जो होगा स्टिमुलेटेड रेट होगा। इसके अलावा हमारे पास स्पॉन्टेनियस रेट ऑफ एनर्जी स्टेट्स होंगी। तो इनको भी हमने पहले नंबर पे हमने टोटल नंबर ऑफ़ एटम निकालने, फिर थ्रेशोल्ड कंडीशंस निकालनी है, फिर हमने अब्जॉर्प्शन रेट, स्टिमुलेशन रेट, स्पॉन्टेनियस रेट, हर स्टेट के लिए हमने ये निकालना है। उसके बाद फिर हम एक स्पेसिफिक स्टेट के ऊपर आएंगे, यानी कि E1 स्टेट पे आएंगे, E2 स्टेट के ऊपर आएंगे। अब ये वाली जो तीनों कंडीशन है ये हमने पहले E1 के लिए निकालनी, E2 के लिए निकालनी, दोनों स्टेट के लिए ऊपर ये तीनों तीनों यानी कि दो बार ये कंडीशंस निकलेंगी। इसके बाद ये वाली कंडीशन जो है ये एक बार ही होंगी और ये सारी की सारी वैल्यू जो यहाँ पे आएंगी सारी की सारी हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब द रेट इक्वेशन फॉर टू लेवल लेज़र सिस्टम। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास जिस तरह हमने पहले भी बात की है कि दो लेवल हैं, एक को हमने E1 लेवल का नाम दे दिया, दूसरी को हमने E2 का नाम दे दिया, और इसी तरह यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ एटम है वो N1 है, यहाँ पर N2 एटम्स हैं। तो देखना ये है कि किस तरह इनमें चेंज आएगा। तो सबसे पहले हमने ये डिफ़ाइन कर दिया कि E1 स्टेट के ऊपर N1 नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, E2 के लिए N2 हैं। तो जो कंडीशन हमने पहले बयान की थी कि सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ़ एटम निकालेंगे, तो यहाँ पर जितने एटम अवेलेबल हैं इस स्टेट पे जितने एटम अवेलेबल हैं दोनों का सम कर दिया तो हमारे पास N0 यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ एटम विच आर टेकिंग पार्ट इन दिस लेजिंग एक्शन आर N0 विच इज़ इक्वल टू N1 प्लस N2 आ जाएगा, और इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इसी तरह अब देखना यह है कि यहाँ पर लेज़र एक्शन तभी पॉसिबल है जब एक्साइटेड स्टेट के ऊपर नंबर ऑफ़ एटम्स की तादाद ज़्यादा हो एज़ कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट। जब भी यहाँ पर नंबर ऑफ़ एटम्स ज़्यादा हो, ज़्यादा तादाद में होंगे, और यहाँ पर नंबर ऑफ़ एटम्स कम तादाद में होंगे जब ऊपर से नंबर ऑफ़ एटम जो हैं एक एक करके दो दो करके जैसे ही ये नीचे आएंगे तो उस वक़्त ही ये एनर्जी एमिट करेंगे और तब जाकर कहीं लेज़र एक्शन होगा। और जितने नंबर ऑफ़ एटम यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे उनको हम थ्रेड शॉर्ट नंबर कंडीशन कहते हैं, विच इज़ इक्वल टू NTH इज़ इक्वल टू N2 माइनस N1। इसको हमने नाम दे दिया है इक्वेशन 2 का। अब इन दोनों को हमने सम कर दिया, इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 2 को, नंबर ऑफ़ एटम, टोटल नंबर ऑफ़ एटम को, थ्रेड शॉर्ट कंडीशन को, दोनों कंडीशंस को हमने ऐड किया। तो यहाँ पर हमारे पास जो टर्म बन गई है वो है N0 प्लस N थ्रेड शॉर्ट इज़ इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N2 माइनस N1 आ जाएगा। ब्रैकेट्स को हमने ओपन किया, N1 से N1 कैंसिल हो गया और ये बन गया N0 प्लस NTH इज़ इक्वल टू N2। यहाँ से वैल्यू सेपरेट की तो हमारे पास जो कंडीशन आई है N0 प्लस
NTH/2। इनको हमने सेपरेट किया तो यहाँ पर जो चीज़ वाज़े हो रही है कि N2 की वैल्यू जो आ रही है वो टोटल नंबर ऑफ़ एटम का हाफ करने के बाद उसमें थ्रेशोल्ड कंडीशन पे जो नंबर ऑफ़ एटम है उनका हाफ इसमें ऐड हो रहा है, यानी कि N2 नंबर ऑफ़ एटम्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू N0, यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ एटम से। यानी कि ये हम कह सकते हैं कि अगर एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ़ एटम उसके टोटल नंबर ऑफ़ एटम के हाफ से ज़्यादा होगा तब ही लेज़र एक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो थ्रेशोल्ड कंडीशन हमारे पास आई है वो ये है कि एक्साइटेड स्टेट के ऊपर नंबर ऑफ़ एटम्स की तादाद हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, किन से? टोटल नंबर ऑफ़ एटम जितने भी यहाँ पर अवेलेबल हैं उनके हाफ में से। अगर इनकी तादाद एक्साइटेड स्टेट के ऊपर ज़्यादा होती है हाफ टोटल नंबर के हाफ से, तो फिर ही लेज़र एक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज़ लेज़र एक्शन पॉसिबल नहीं है। अब ये कंडीशन तो हमारे पास आ गई, दो क्वेश्चन हमने ड्रा कर ली हैं। ये थ्रेशोल्ड कंडीशन भी हमारे पास आ गई कि अगर ये वाली कंडीशन है तो तब ही लेज़र एक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज़ लेज़र एक्शन पॉसिबल नहीं है। अब हम इसके थर्ड स्टेप पे आ गए हैं। वो थर्ड स्टेप कौन सा है? क्रिएट इक्वेशन फॉर अब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेशन एंड स्पॉन्टेनियस एमिशन। तीनों एमिशन के लिए हमने रेट इक्वेशन निकालनी है। पहले लेवल निकालेंगे N1 स्टेट के, N1 के लिए, यानी कि जो एनर्जी स्टेट है E1 स्टेट, ग्राउंड स्टेट, वहाँ पे निकालेंगे। फिर दूसरी स्टेट एक्साइटेड स्टेट के लिए भी हम निकालेंगे। अब देखना क्या है कि एटम जो हैं वो ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट पे जाएंगे कैसे। तो उसके लिए हमें ज़रूरत है किसी भी पंपिंग सोर्स की। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर ये E1 स्टेट है, ये E2 स्टेट है, यहाँ पर नंबर ऑफ़ एटम N1 है, यहाँ पर नंबर ऑफ़ एटम N2 है। अब इस स्टेट से किस तरह एटम्स एक्साइटेड स्टेट पे जाएंगे, तो इसके लिए हमें कोई ना कोई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। मे बी वो हम केमिकल पंपिंग सोर्स यूज़ करें, इसके अलावा हम लाइट का सोर्स को यूज़ कर लें या इलेक्ट्रिक सोर्स यूज़ कर लें। तो इन एटम्स को ऊपर भेजने के लिए कोई ना कोई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम लाइट सोर्स यूज़ कर लेते हैं। अब जो इंसिडेंट फोटॉन आएंगे, यहाँ पर जो फोटॉन आकर इन एटम्स के साथ टकराएंगे तो उनकी जो एनर्जी डेंसिटी होगी उसको हम रॉ से प्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा जो लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी, फोटॉन की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम ग्रीक लेटर न्यू से प्रेजेंट करेंगे। तो जो हमारे पास इनकी टोटल एनर्जी बन जाएगी वो इक्वल होगी H न्यू। अब दूसरी कंडीशन ये है कि हमने इनको एनर्जी देनी कितनी है। इन दोनों की एनर्जी जो है इन दोनों लेवल के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होनी चाहिए। ना तो हम कम दे सकते हैं ना हम ज़्यादा दे सकते हैं। कम देंगे ये एटम ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे, ज़्यादा एनर्जी देंगे ये आयनाइज हो जाएंगे, इस सिस्टम को छोड़ के बाहर निकल जाएंगे। तो हमने ये ख्याल करना है कि जितनी भी एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट के ऊपर मौजूद एटम्स को देनी है, रिक्वायर्ड है, वो एनर्जी दोनों लेवल के डिफरेंस के इक्वल होनी चाहिए, ना ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। अगर कम होगी ये अपनी स्टेट को ना छोड़ेंगे नहीं, अगर ज़्यादा होगी तो ये आयोनाइज हो जाएंगे। अब देखें कि जो हमने इसके लिए कंडीशन ड्रा की है अब्जॉर्प्शन के लिए कि जितनी भी एनर्जी इन्होंने अब्जॉर्ब की है उसमें जो चेंज आया है वो है R इज़ इक्वल टू B12 रॉ न्यू N1। इन दोनों टर्म्स को हमने इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद हमने इनको W12 का नाम दे दिया। 1 2 का नाम हमने इसलिए दिया कि यहाँ से 1 से लेकर 2 तक एटम जाएंगे, 1 से 2 की तरफ एटम्स मूव करेंगे। अब देखें ये तो होगी अब्जॉर्प्शन। अब अब्जॉर्प्शन को हमने पॉजिटिव लेना है। पॉजिटिव इसलिए लेना है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है और यहाँ पे अभी किसी किस्म का कोई भी एटम इन्होंने इस स्टेट को एटम्स ने नहीं छोड़ा। जैसे ही यहाँ से एटम्स के कम होंगे, एटम कम होंगे तो फिर यहाँ पे अगली स्टेट में यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। अब देखें कि W1 और 2 ये कौन सी कंडीशन है? ये प्रोबेबिलिटी है
एटम्स की E1 स्टेट से E2 स्टेट तक। अब हमने क्या करना है, अब हम ड्रा करते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन के। अब फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पर जो एटम मौजूद थे उनमें से चंद एटम ऊपर वाली स्टेट पे चले गए। जब ये ऊपर वाली स्टेट में जाएंगे तो ज़ाहिर है यहाँ पे इन्होंने अपना कोई ना कोई लाइफ टाइम भी गुजारना है। जब यहाँ पे अपना कोई ना कोई ये लाइफ टाइम गुजारेंगे, जितना भी इनका है 10⁻⁶ तक, जो इनका -8 तक सॉरी सेकंड, तो तब ये वापस आएंगे E1 स्टेट के ऊपर। यानी कि जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे होंगे तो यहाँ पर जो तादाद है वो कम हो जाएगी। यहाँ से जब एटम नीचे आएंगे तो इनकी तादाद यहाँ से कम हो जाएगी। तो इस वक्त जो रेट इक्वेशन होगी फॉर स्टिमुलेशन, तो स्टिमुलेशन के लिए जो हमारे पास रेट इक्वेशन बन गई RS इज़ इक्वल टू W 2 से 1 की तरफ, और किस स्टेट से, E2 स्टेट के ऊपर। जो नंबर ऑफ़ एटम्स थे वो N2 थे, वहाँ से ये एटम नीचे ग्राउंड स्टेट पे आ रहे हैं। नेगेटिव साइन इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ एटम जो हैं वो डिक्रीज़ कर रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं कि स्पॉन्टेनियस एमिशन किस तरह होगी। अब हम रेट इक्वेशन निकालते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए। तो स्पॉन्टेनियसली जब भी E2 स्टेट से E1 स्टेट तक एटम्स आएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल के दैट इज़ E2 स्टेट, दैट इज़ E1 स्टेट। जब यहाँ से एटम ऊपर से नीचे स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद आएंगे तो उस वक़्त दो तरह का डिके होगा, एक रेडिएटिव डिके होगा और दूसरा नॉन रेडिएटिव डिके होगा। और उन दोनों का जब हम सम करेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे, तब भी हमारे पास रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन आएगा। इन दोनों इस रेट इक्वेशन को फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन शो करवाने के लिए हमें दो वेज़ का सहारा लेना पड़ता है। रेडियो एक्टिव डिके होता है और नॉन रेडिएटिव डिके और नॉन रेडिएटिव, सॉरी नॉट रेडियो एक्टिव, रेडिएटिव डिके और नॉन रेडिएटिव डिके, दोनों डिके का सम करेंगे तो फिर हमारे पास ये स्पॉन्टेनियस रेट इक्वेशन आएगा। तो यहाँ पर चूँकि N2 स्टेट के ऊपर नंबर ऑफ़ एटम कम हो रहे हैं रेडिएटिव के लिए, उसके लिए हम कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं A 2 से 1, और टोटल नंबर ऑफ़ एटम कितने, N2 एट E2 स्टेट। और नॉन रेडिएटिव के लिए हम S कांस्टेंट यूज़ करेंगे और इसकी टर्म जो है वो S21 N2 आ जाएगी। N2 को यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया और इसके लिए क्या रिज़ल्ट आ गया, RSP इज़ इक्वल टू -N2 इंटू A21 प्लस 2 1 आ जाएगा। इसी तरह RSP माइनस T21, इस सारी टर्म को हमने T21 का नाम दे दिया, T21 का नाम दे दिया कंबाइन करने के बाद। तो ये आ गई रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन आ गया। तो दिस फैक्टर विल आल्सो टेकन एज नेगेटिव, इसको हम नेगेटिवली ले रहे हैं। क्यों नेगेटिवली ले रहे हैं, उसकी वजह यही है कि एक्साइटेड स्टेट के ऊपर नंबर ऑफ़ एटम्स की तादाद कम हो रही है। और अब हमने E2 स्टेट के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एटम्स ऑफ E2 स्टेट, E2 स्टेट के ऊपर जो पॉपुलेशन में चेंज आ रहा है, चेंज किस किस वजह से आएगा, एक तो आएगा स्पॉन्टेनियस एमिशन की वजह से, स्टिमुलेटेड एमिशन की वजह से, और साथ आएगा अब्जॉर्प्शन की वजह से। तीनों एमिशंस की वजह से चेंज आ रहा है पॉपुलेशन में। तो इसको हम ड्रा करते हैं। पहले तो हमने ये देखना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ E2 स्टेट। अब E2 स्टेट के ऊपर नंबर ऑफ़ एटम कितने हैं, N2, तो इनका रेट हमने निकालना है चेंज के लिए। इसके लिए हम टर्म यूज़ कर रहे हैं dN/dt, ये कहलाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एटम एट एक्साइटेड स्टेट E2। तो अब पहले जिस तरह मैंने जिक्र किया कि ये किस वजह से पॉसिबल है, ये RAB प्लस RST प्लस R, ये स्पॉन्टेनियस रेट आ गया एमिशन के लिए, स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए आ गया, और ये आ गया अब्जॉर्प्शन के लिए। अब देखें, अब्जॉर्प्शन को हमने लिया था पॉजिटिव इसलिए लिया था क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ़ एटम कम नहीं थे, ज़्यादा थे ग्राउंड स्टेट के ऊपर। इसी तरह स्टिमुलेशन में तादाद कम होना शुरू हो गई E2 स्टेट से। स्पॉन्टेनियस में भी ऐसे ही हुआ था कि तादाद एटम्स की कम होना शुरू हो गई जब वो ग्राउंड स्टेट की तरफ फॉल करना शुरू हुए।
अब देखिए कि जितनी प्रोबेबिलिटी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट तक एटम्स के जाने की है, उतनी ही पॉसिबिलिटी होगी ऊपर से नीचे आने की। ये नहीं हो सकता कि यहाँ पर 20 हैं तो इनमें से कह लें कि ऊपर से जब 20 हैं तो 20 ही ऊपर चले गए तो उनमें से 10 नीचे आ जाएंगे। जितना रेट यहाँ पे होगा उनकी प्रोबेबिलिटी का, उतना रेट ही ऊपर होगा। दोनों का प्रोबेबिलिटी जो है दोनों की सेम होगी। तो इस प्रोबेबिलिटी को हमने क्या कह दिया, दोनों को आपस में इक्वल कर दिया। जब यहाँ पे हम इक्वल करेंगे तो हमने जो इक्वेशन बनाई है वो W12 यानी कि ये वाली स्टेट इसी तरह रहेगी, इसको हमने नाम दे दिया है W12 का। इस तरह W12 जो है ये इक्वल आ जाएगा, W12 सेम आ जाएगा, कॉमन आ गया। इसके अलावा इसको कॉमन ले लिया, फिर हमारे पास जो कंडीशन बन गई N1 माइनस N2 बन गई, ये कंडीशन सेम आ जाएगी, दैट इज़ इक्वेशन 4। अब हम आगे जाके इसकी निकालते हैं स्टेडी स्टेट। अब स्टेडी स्टेट कंडीशन क्या है? ऐसी कंडीशन कि जब स्टेट में चेंज ना आ रहा हो, यानी कि अगर हमारे पास E1 स्टेट के ऊपर नंबर ऑफ़ एटम्स की तादाद E1 है, N1 है, तो उसमें चेंज नहीं आ रहा, N2 पे भी चेंज नहीं आ रहा, यानी कि यहाँ पर जो चेंज है वो बिल्कुल ही नहीं है। तो इस कंडीशन को हमने नाम दे दिया स्टेडी स्टेट कंडीशंस का, और ये ज़ीरो की इक्वल है, चूँकि ये वाली कंडीशन दूसरी क्वेश्चन जो क्वेश्चन 4 हमने पीछे देखी है उसके इक्वल आ जाएगी। अब इन दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे। जब इन दोनों को हमने कंपेयर किया तो ये वाली कंडीशन जो है ये बन गई W12 इंटू N1 माइनस N2 माइनस D12 और N2 का नाम दे दिया, और ये हमारे पास एक मेजर इक्वेशन होगी। इसको हमने इसीलिए कैपिटल A से डिनोट कर दिया है। अब हम जाते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन एट लेवल E1 लेवल पर जितना भी चेंज आ रहा है एटम्स की पॉपुलेशन में, अब हमने वो निकालना है। वही इक्वेशन यूज़ करते हैं जो हमने पहले यूज़ किए। हमने ये कहा था कि रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन, फिर स्टिमुलेटेड एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन की बात की। इसके लिए क्या होगा, इसमें हमने नेगेटिव का साइन यूज़ करना, क्योंकि देखें जब भी हम पंपिंग सोर्स अप्लाई करेंगे, पंपिंग सोर्स अप्लाई करने के बाद जो अब्जॉर्प्शन है, अब्जॉर्प्शन की वजह से यहाँ E1 स्टेट से एटम्स की तादाद कम होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे नेगेटिव का साइन यूज़ कर लिया। इसी तरह स्टिमुलेटेड के लिए हम पॉजिटिव का साइन यूज़ करेंगे, क्योंकि स्टिमुलेटेड एमिशन जब भी होगी N2 स्टेट के ऊपर तो वहाँ पर जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो इंक्रीज़ कर रहे होंगे। यहाँ पर मेंशन भी किया होगा कि एक टर्म ये आ गई हमारे पास, दूसरी टर्म ये आ गई और तीसरी टर्म ये आ गई। पहली टर्म में हमने नेगेटिव का साइन यूज़ करके इसको एक्सप्लेन कर लिया। दूसरी कंडीशन में हमने ये कहा है कि जब स्टिमुलेटेड एमिशन होगी तो E1 स्टेट के ऊपर नंबर ऑफ़ एटम की तादाद बढ़ती जाएगी। इसी तरह जब स्पॉन्टेनियसली एटम नीचे आएंगे तो स्पॉन्टेनियसली नीचे आने के साथ साथ भी यहाँ से E1 स्टेट के ऊपर नंबर ऑफ़ एटम की तादाद बढ़ेगी, तो इसको भी हमने पॉजिटिव रख लिया। अब हम इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। वैल्यूज़ में क्या है कि इसकी वैल्यू सेम हमने लिख दी लेकिन नेगेटिव के साइन के साथ, इसको हमने पॉजिटिव का साइन रख दिया। अब इसके लिए हमने ये टी की वैल्यू पहले ड्रा की हुई है, जब हमने एस और ए को कंबाइन करके प्रीवियस पेज के ऊपर हमने इसको T12 का नाम दिया था। अब ये रेडिएंट और नॉन रेडिएंट एनर्जी की वजह से T21 आ गया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से फिर इन दोनों को कॉमन ले लिया, N2 माइनस N1 आ गया, प्लस ये सेम आ गई कंडीशन। अब हमने स्टेडी स्टेट कंडीशन अप्लाई करनी है, तो स्टेडी स्टेट कंडीशन के लिए हमारे पास जो टर्म आएगी dN/dt इज़ इक्वल टू 0। फिर बता दूं, स्टेडी स्टेट कंडीशन वो है जहाँ पर तमाम के तमाम फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं। इन दोनों 6 और 7 को हमने आपस में कंपेयर किया, तो कंपेयर होने के बाद ये वाली जो इक्वेशन है इसको हमने नाम दे दिया B का। अब ये दोनों इक्वेशन मेजर इक्वेशंस हैं। अब इन दोनों को इक्वेशन A और इक्वेशन B को हम दोनों को कंपेयर करवाएंगे। ये भी 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है। इन दोनों को कंपेयर करवाने के बाद इसके ऊपर हम मैथमेटिकल स्टेप अप्लाई करेंगे। लें जी, अब हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं। ये इक्वेशन A आ गई, ये इक्वेशन B आ गई, दोनों को आपस में हमने कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद ये हमारे पास जो कंडीशन बनती है ये W12
1 से 2 और फिर ये W 1 से 2। अब देखें कि W12 इंटू N1 माइनस N2 माइनस T2 T1 और 2 और N2 आ जाएगा बराबर W12। अब यहाँ पे काबिल गौर बात है, यहाँ पर जो N1 है इसके साथ पॉजिटिव का साइन है, यहाँ पर N1 के साथ माइनस का साइन है। अब इन दोनों को अगर हम सेम कर लेते हैं, इन दोनों कंडीशंस को अगर हम सेम करते हैं, यानी कि यहाँ पर N2 के साथ नेगेटिव का साइन आ जाए, यहाँ पर N1 के साथ पॉजिटिव का साइन आ जाए, तो फिर इन दोनों को हम आपस में एक दूसरे के साथ मैच करवा सकते हैं। अब करना क्या है कि सबसे पहले इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे। जब माइनस का साइन कॉमन ले लिया तो ये कंडीशन हमारे पास दोनों आपस में सेम हो गई। अब इन दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ चेंज कर लिया, इस कंडीशन को इधर ले आए, इसको उठा के इधर ले आए, तो इन दोनों को बाद में ऐड करेंगे, इसको ऐड कर दिया और ये कंडीशन बन गई 2W12 इंटू N1 माइनस N2 इंटू इज़ इक्वल टू 2T21 N2। और ये हमारे पास जो कंडीशन है वो बन जाएगी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इस तरह जो वैल्यू हमारे पास आएगी उसको हम नाम दे देंगे N1 माइनस N2 ओ इज़ इक्वल टू T21 N2 ओवर W12। अब देखें यहाँ से इसको उठा के दूसरी तरफ ले गए, ये पॉजिटिव आ गया और N1 इज़ इक्वल टू T21 ओवर 12 प्लस 1। N2 को कॉमन ले लिया, N2 को उठा के दूसरी तरफ ले आए, तो ये कंडीशन हमारे पास TW1 प्लस W12 आ गया ओवर W12। अब यहाँ से इसका हमने रेसिप्रोकल ले लेना है। जब रेसिप्रोकल ले लेंगे तो N2 जो है ये ऊपर आ जाएगा, N1 नीचे चला जाएगा, बराबर W12 ओवर T21 प्लस W12। अब इन दोनों को हमने सेपरेट कर देना है, लेकिन सेपरेट करने से पहले यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई करते हैं। हम ये कहते हैं कि ये दोनों प्रोबेबिलिटीज़ हैं। अब ये वाली प्रोबेबिलिटी जो है ये ग्रेटर है W12 से। जब ये ग्रेटर है तो हम इसको नियरली इक्वल इसके कर देंगे W12 के, इस सारी टर्म को नियरली इक्वल रख देंगे 12 के। तो फिर जो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी, जब ये नियरली इक्वल होगा यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। जब दोनों को आपस में हमने कट किया तो ये हमारे पास 1 आ गया। जब 1 आएगा तो फिर हम ये कहेंगे कि N1 जो है यहाँ पर नंबर ऑफ़ एटम ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू N2 से, या फिर अगर ये इक्वल भी हो रहे हैं तो फिर भी लेज़र एक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर हम इनको इक्वल भी कह देते हैं कि यहाँ पे देखें N1 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, N2 विल बी इक्वल टू N1, तो फिर भी लेज़र एक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने ये पहले ज़िक्र किया है कि N2 स्टेट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स का हाफ जो है, हाफ से ज़्यादा नंबर ऑफ़ एटम्स E2 स्टेट के ऊपर होने चाहिए, फिर लेज़र एक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज़ लेज़र एक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इससे ये चीज़ साबित होती है इस कंडीशन से कि लेवल 2 लेवल लेज़र सिस्टम जो है यहाँ पर लेज़र का एक्शन पॉसिबल नहीं है। सो हेयर वी कैन से दैट population erosion is not possible for 2 level laser system. Here number of atoms at excited state must be greater than the lower state. सो इस लेक्चर को अच्छे से तैयार कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।